सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की इस भाग दौड़ और व्यस्त भरी जिंदगी में आप लोग हमारे चैनल की कहानियां सुनते हैं और अपना समय देकर हमें प्रोत्साहन तथा सजेशन देते हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी रहस्यमयी भूतहा अथवा छलावा जैसी घटना घटित हुई हो तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल पर ईमेल भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शेरलॉक होम्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। कुछ ने उनकी कहानियां पढ़ी होगी तो कुछ ने उन पर बनी फिल्म को देखा होगा। इस जासूसी किरदार के रचयिता थे सर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर कॉनन डॉयल को सर की उपाधि होम्स की रचना करने हेतु ही मिली थी। एक समय ऐसा था जब इन्होंने होम्स को मारने की ठानी। पूछने पर उन्हें बताया कि होम्स का किरदार उन पर हावी हो रहा है। वे खुलकर लिख नहीं पाते क्योंकि होम्स के फैन इतने ज्यादा थे कि होम्स को कभी हारता हुआ नहीं देख सकते थे। कभी अगर सर आर्थर होम्स को किसी कहानी में थोड़ा भी कमजोर या हार दिखाने की कोशिश करते तो सर आर्थर कॉनन डॉयल को धमकी भरे खत मिलने शुरू हो जाते। पर इन्होंने एक दिन होम्स को खत्म ही कर दिया। तब लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इनके घर के बाहर लोग नारे लगाने लगे, खत आदि मिलने लगे। तब इन्हें होम्स को वापस जिंदा करना पड़ा। जिस लेखक ने जासूसी को नया आयाम दिया, जासूस की एक अलग पहचान बनाई, अपनी लेखनी से सारे विश्व को चौंका दिया, उस लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल को अंतिम दिनों में एक बच्चे ने पागल बना दिया। ये बहुत रहस्यमय स्थिति में मरे थे। कभी इन्हें परियां दिखती थी तो कभी कुछ और। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही परिवार कहानियां दी अनटोल्ड के सदस्य विवेक राणा जी और आई लव किंगडम जी के अनुरोध से प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को भी यह कहानी पसंद आए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सितंबर के महीने का अंत चल रहा था। पूरे दिन काफी तेज हवा चलती रही। इसके साथ ही बारिश की फुहार सी पड़ रही थी। लंदन के बीचों बीच बैठे हम लोग रोजाना की जिंदगी से अलग विचार करने व पहचानने के लिए मजबूर हो गए थे। मनुष्य की सभ्यताओं में मौजूद महान तात्विक बल चिंगार रहा था। शाम होते होते तूफान बढ़ गया। चिमनी से आती हवा किसी बच्चे की तरह शोर मचा रही थी। होम्स आग के पास बैठा अपने आपराधिक अभिलेखों को सूचीबद्ध कर रहा था, जबकि मैं दूसरे सिरे पर बैठा क्लॉड क्रेसल की सामुद्रिक कथाओं में डूबा हुआ था। मेरी पत्नी मायके गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बेकार स्ट्रीट के अपने पुराने मकान में आ गया था। क्यों? अपने दोस्त की तरफ देखकर मैंने पूछा। घंटी बजी थी ना? आज रात के समय कौन आ सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हारा कोई दोस्त ही होगा, वरना इतनी रात में मेरा तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है और मैं मेहमानों को ज्यादा नहीं बुलाता, उसने जवाब दिया। फिर कोई क्लाइंट? यदि ऐसा है तो मामला गंभीर होगा। कोई छोटी बात तो इस समय किसी आदमी को बाहर नहीं ला सकती, लेकिन मुझे लगता है कि यह मकान मालकिन ही होगी। होम्स का अंदाजा गलत था। गलियारे में किसी चलने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर दरवाजा खटखटाया गया। उसने अपनी लंबी बाह फैलाई तथा लैंप को खुद से परे हटाते हुए एक खाली कुर्सी पर रख दिया जिस पर आने वाला बैठ था। अंदर आ जाओ, उसने कहा। आने वाला आदमी जवान था। उसकी उम्र 22 साल की थी। उसने चुस्त वस्त्र पहने हुए थे जो आकर्षक लग रहे थे। उसके हाथ में थमा टपकता छाता और उसकी लंबी चमकदार बरसाती भयानक मौसम के बारे में बता रहे थे जिसमें से होकर वह आया था। उसने लैंप की रोशनी में चिंतित भाव से चारों तरफ देखा।
मैंने ध्यान दिया कि उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें चिंता से बोझिल हो रही थी। वह कुछ भयभीत था। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसने आंखों पर लगा सुनहरी चश्मा ठीक करते हुए बताया। मेरा यकीन है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। मुझे डर है कि मैं तूफान और बरसात की कुछ चिन्ह आपके कमरे में ले आया हूँ। मुझे बरसाती तथा छाता दो, होम्स ने कहा। वह यहाँ हुक पर टंगे रहेंगे और अभी सूख जाएंगे। मेरा अनुमान है कि तुम दक्षिण पश्चिम से आए हो, है ना? हाँ, उसने हामी भरते हुए बताया। तुम्हारे जूतों की नोक पर लगा मिट्टी तथा खड़िया का बुरादा इस बात का सबूत है। मैं आपसे कुछ मामले में सलाह लेने आया हूँ। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वो तुम्हें अवश्य मिलेंगी। और मदद? यह प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं है। मदद भी किसी किसी को मिलती है। शेरलॉक होम्स ने कहा। मैंने आपके बारे में सुना था श्री होम्स। मैंने मेजर प्रेडरकास्ट से सुना था कि कैसे आपने उस टैंकर विले क्लब कांड से बचाया था। हाँ, जरूर। उस पर पत्तों की धोखाधड़ी का मिथ्या आरोप था। वह सोच कर बोला। वह कहता था कि आप कुछ भी सुलझा सकते हैं मिस्टर होम्स। आप कभी असफल भी नहीं होते। जो काम अपने हाथ में लेते पूरा करते हैं। मैं 4 बार नाकामयाब हो चुका हूँ। 3 बार व्यक्तियों द्वारा और 1 बार स्त्री द्वारा। लेकिन यह सब आपकी सफलताओं के सामने क्या मायने रखता है? उस व्यक्ति ने प्रशंसा की। यह सच है कि साधारणतः मैं कामयाब ही होता हूँ। मिस्टर होम्स के होठों पर मुस्कान थी। फिर तो आप मेरे मामले में भी हो सकते हैं, उसने कहा। केस हाथ में लेकर देखिए। तुम अपनी कुर्सी आग के पास खींच लो और विस्तार से अपना मामला समझा दो। मिस्टर होम्स, यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। मेरे पास केस जब आता है तो तभी आता है जब वह अपने अंत पर पहुंच जाता है। फिर भी मिस्टर होम्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने अनुभव में अभी रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला के विषय में सुना है जैसे मेरे परिवार में घटित हुई? तुमने मुझे केस के प्रति उत्सुकता जगा दी। मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। उस आदमी ने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे की ओर खींची और अपने गीले पैर आगे की तरफ बढ़ा दिए। उसने बताया, मेरा नाम जॉन ओपेनशॉ है, मगर मेरे केस का जैसा मैं जानता हूँ, इन विचित्र बातों से थोड़ा ही सारोकार है। यह एक अनुवांशिक मामला है, इसलिए इसकी झलक देने के लिए मैं शुरू करता हूँ। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक मेरे चाचा एलियस और दूसरे मेरे पिता जोसेफ। मेरे पिता का कॉवेंट्री में छोटा सा कारखाना था जिसे उन्होंने साइकिल के आविष्कार के समय बढ़ा लिया था। वह ओपेनशॉ के न टूटने वाले टायरों के मालिक थे। उनका कारोबार इतना कामयाब रहा कि इसे बेचकर उससे मिलने वाली धनराशि में आराम से अपना जीवन बिताने लगे। मेरे चाचा जब जवान थे तो अमेरिका जाकर रहने लगे थे और फ्लोरिडा में पौधों का कार्य करते थे। उनका कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था। युद्ध के समय वह जैक्सन सेना में थे और बाद में हुड में, जहां वह कर्नल हो चुके थे। जिस समय ली ने समर्पण किया, मेरे चाचा फिर पौधों का कारोबार संभालने लगे। 3-4 साल वहीं रहे। सन 1869 अथवा 70 के आसपास वे यूरोप वापस लौटे और ससेक्स में हाशमी के निकट एक छोटी सी भूमि खरीद ली। वे अमेरिका में काफी जायदाद अर्जित कर चुके थे और वहां से लौटने की वजह उनकी काले लोगों के प्रति अरुचि और संघीय नीति के प्रति नाराजगी थी। वे अचानक गुस्से में भद्दी बातें करने लग जाते थे। वे जितने साल हाशमी में रहे, उन्होंने कभी कस्बे में पांव नहीं रखा। उनके घर के आसपास एक बगीचा और 2-3 खेत थे। वहां लोग कसरत करते थे। महीनों वह अपना कमरा नहीं छोड़ते थे। ब्रांडी कुछ ज्यादा ही पीते थे। समाज से भी दूर दूर रहा करते थे। ना उनका कोई दोस्त था, ना ही किसी को वो पसंद करते थे, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं। बस वे मुझे ही पसंद करते थे। जब से उन्होंने मुझे देखा, बहुत प्यार करने लगे थे। उस समय मैं 12 साल का था। यह सन 1878 की बात है।
इसके बाद वह 8-9 साल इंग्लैंड में रहे। मेरे पिता से कहने के बाद उन्होंने मुझे अपने ही साथ रख लिया था। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, कभी कभी खुश होकर मेरे साथ खेलते भी थे। अपने नौकरों और कारोबारी लोगों के सामने वह मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। 16 साल की उम्र में मैं घर का पूरा मालिक बन चुका था। घर की सारी चाबियां मेरे ही पास रहती थी। मुझे हर जगह जाने की, कुछ भी करने का पूरा अधिकार था। उनके अधिकार में सिर्फ अटारी वाला कमरा ही रहता था। उस कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था। इसके अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, मुझे भी नहीं। एक दिन चाबी की छेद से मैंने इसके अंदर झांका तो उसमें पुराने बक्से और गठरियां ही थी। यह सन 1883 की बात है। मेज पर एक लिफाफा रखा था जिस पर विदेशी मुहर लगी थी। खत प्राप्त करना उनके लिए सरल कार्य नहीं था, क्योंकि उनके सारे बिल नगद अदा होते थे। उनका कोई दोस्त भी नहीं था भारत से। वह उस लिफाफे को उठाकर बोले, पांडिचेरी का डाक टिकट लगा है, या क्या हो सकता है। उन्होंने इस लिफाफे को जल्दी से खोला। 5 बीज निकलकर उनकी तस्तरी में गिर गए। यह देखते ही मुझे हंसी आ गई, लेकिन उनका चेहरा देखते ही मेरी हंसी गायब हो गई। उनकी आंखें बाहर को आ गई थी और होठ लटका हुआ था। चेहरा पीला पड़ चुका था। वो अपने कांपते हाथों से लिफाफे को देख रहे थे। के वो चिल्लाए और फिर देखते ही देखते उनके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। क्या बात है चाचा? मैं भयभीत स्वर में चिल्लाया, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मृत्यु, उन्होंने कहा, और मुझे डर से कांपता हुआ देखकर वह उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद मैं लिफाफा उठाया और अंदर की तरफ गोंद के ठीक ऊपर लाल प्रतीक देखा। उसके ऊपर 3 बार के लिखा हुआ था। उसमें 5 सूखे बीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। इस डर की क्या वजह हो सकती थी? मैं डर के मारे नाश्ता छोड़कर उठ गया और जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, मैंने चाचा को जंग लगी चाबी लेकर नीचे आते हुए देखा। वो चाबी शायद अटारी की थी। उनके हाथ में चाबी थी और दूसरे में पीतल का बक्सा। वह बक्सा कुछ इस प्रकार बना था जैसे पुराने लोग पैसा रखने का बनाते हैं। वह जो चाहे कर ले, लेकिन मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैरी से कहो कि मेरे कमरे में आग जला दे और हाशमी के वकील फादेम को बुलाया जाए। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। जिस समय वकील पहुंचा, मुझे कमरे में बुलाया गया। आग तेजी से जल रही थी और आगदान में जले कागज जैसे काली फुली हुई राख का ढेर पड़ा हुआ था। मेरी नजर जैसे उस पीतल के बक्से पर पड़ी, उस पर के लिखा हुआ था जैसा कि मैंने लिफाफे के ऊपर देखा था। मेरे चाचा बोले, मैं चाहता हूं कि जॉन, कि तुम मेरी वसीयत के साक्षी बनो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे पिता के नाम छोड़ता हूं, जो बाद में तुम्हें मिलेगी। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर तुम्हें लगे कि तुम इसका लाभ नहीं उठा सकते तो तुम इसे अपने घोर शत्रु के लिए छोड़ देना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी दुधारी वस्तु दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि अगला मोड़ कौन सा हो सकता है। इसलिए जहाँ वकील साहब कहते हैं हस्ताक्षर कर दो। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद वो कागज वकील अपने साथ ले गया। इस घटना का मुझ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैंने काफ़ी सोच विचार किया, हर तरीके से अपना दिमाग चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरे दिल में जो डर बैठ गया था वो निकल नहीं पाया। कुछ सप्ताह बाद मैं थोड़ा संभल गया और हमारे जीवन में बाधा डालने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं अपने चाचा में कुछ परिवर्तन देख रहा था। अब वह काफ़ी शराब पीने लगे थे, समाज से बिल्कुल अलग हो चुके थे। उनका ज़्यादातर वक्त उनके कमरे में ही गुजरता। उनके कमरे का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता था। जब भी वह बाहर होते थे तो गुस्से और नशे की हालत में होते थे। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर होता जिससे वह हमेशा गोलियां बरसाते थे और चिल्लाते थे कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। जब उनका यह गुस्सा खत्म हो जाता तो वह अपने कमरे में घुस जाते थे और अपने पीछे ताला लगाकर इसे बंद कर लेते, उसी तरह जैसे वह किसी से डरते हो। उस समय जब मैं उनका चेहरा देखता था तो सर्दियां होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर पसीना होता था। मिस्टर होम्स,
अब मैं केस के आखिर में आते हुए बताता हूँ कि एक रात अचानक उन्हें फिर से वही गुस्से और नशे के दौड़े पड़े जिनसे वे कभी वापस नहीं आए। जब हमने उन्हें तलाश किया तो वह तालाब में औंधे मुंह पड़े हुए थे। पानी 2 फुट गहरा था। चोट का भी कहीं कोई निशान नहीं था। सभी लोगों ने उसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन मैं जानता था कि वह मौत से कितना डरते थे। मैं खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो गया। इसके बाद मेरे पिता ने जायदाद और 14,000 पाउंड जो बैंक में थे अपने अधिकार में ले लिए। एक पल रुको। होम्स ने हस्तक्षेप किया। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा वक्तव्य अद्वितीय है। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे चाचा द्वारा खत को हासिल करना व आत्महत्या की तारीख मुझे दो। खत 10 मार्च सन 1883 को मिला था। फिर उनकी मृत्यु 10 सप्ताह बाद 2 मई को हुई। थैंक यू। आगे बताओ। जब मेरे पिता ने सारी जायदाद अपने अधिकार में ले ली तो मेरे कहने पर उन्होंने अटारी वाले कमरे का जायजा लिया। हमने वहां पीतल का बक्सा देखा। उसमें रखा सामान नष्ट कर दिया गया था। इसके कवर में एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर केके लिखा था। इसके नीचे पत्र, मीमो, रसीदें व एक पुस्तिका लिखा था। हमने सोचा कि यह उन कागजों के विषय में था जो चाचा ने नष्ट कर दिए, और अटारी में कुछ खास सामान नहीं था सिवाय किताबों और कागजों के। इन कागजों में मेरे चाचा ने अमेरिका के बारे में लिखा था। उनमें से कुछ युद्ध के समय के थे, जिससे पता चलता था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह किया था। इसी के साथ उन्होंने एक बहादुर सिपाही होने की प्रतिष्ठा भी लूटी थी। दूसरे दक्षिणी प्रांतों में पुनर्निर्माण के समय के थे और ज़्यादातर राजनीति से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि उन्होंने उत्तर से आए राजनीतिज्ञों के विरोध में सक्रिय रूप से काम लिया था। सन 1884 की घटना है जब मेरे पिता हाशमी में बसने आए थे, और जनवरी 1885 तक सब कुछ जितना अच्छा चल सकता था चला। 9 वर्ष के चौथे दिन जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, मैंने अपने पिता को हैरानी से तेज लहजे में चिल्लाते हुए देखा। वह वहाँ बैठे थे और उनके एक हाथ में अभी खोला गया एक लिफाफा था और दूसरे हाथ की हथेली में संतरे के 5 बीज सूखे हुए थे। वह कर्नल के विषय में हमेशा मेरी कहानी पर हंसते थे, लेकिन अब जब वही बात उनके साथ गुजरी तो वह बुरी तरह भयभीत हो गए थे। क्यों जॉन, इस बात का क्या मतलब होता है? मेरे पिता ने घबराकर मुझसे पूछा। मेरा दिल डूबा जा रहा था। यह के मैंने कांपती आवाज में उन्हें बताया। उन्होंने लिफाफे के अंदर झांका। ऐसा ही है, वो जोर से चिल्लाए। यह अल्फाज है, पर यह इनके ऊपर क्या लिखा है? कागज सूर्य घड़ी पर रख दो। मैंने उनके कंधे के ऊपर झांकते हुए उस कागज को पढ़ा। कौन से कागज? कौन से सूर्य घड़ी की बात कर रहे हो? उन्होंने उलझन भरे स्वर में पूछा। बगीचे वाली सूर्य घड़ी, और कोई दूसरी है ही नहीं, मैंने बताया। लेकिन कागज वह तो नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत को बटोरते हुए कहा, हम यहाँ एक सभ्य क्षेत्र में हैं और इस तरह की बेवकूफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह लिफाफा कहाँ से आया है? टोंडी से आया है। मैंने लिफाफे के डाक चेन को अच्छी तरह देखा और उन्हें बता दिया। यह एक बड़ा ही भद्दा मजाक है, उन्होंने गुस्से में कहा। मुझे सूर्य घड़ी और कागजों का क्या करना है? मैं इस तरह की बेहुदा और बेकार बातों पर हरगिज़ ध्यान नहीं दूंगा। मुझे इस बारे में निश्चित तौर पर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, मैंने कहा, और मेरे दुख पर हंसना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, उन्होंने गुस्से से भरे लहजे में कहा। मुझे करने दो। नहीं, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया। मैं इस प्रकार की बेहदगी का तमाशा नहीं लगाना चाहता हूँ। उनसे बहस करना बेकार था क्योंकि वह बड़े अड़ियल आदमी थे। मैं अपने मन में आवेश लेकर चला गया। इस खत के मिलने के 3 दिन बाद मेरे पिता अपने दोस्त मेजर फ्रेवांडी से मिलने के लिए गए, जो पोर्ट सडाउन की पहाड़ी पर स्थित किलों में से एक के प्रभारी हैं। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा कि जब वह घर से बाहर होंगे तो हर खतरे से बचे रहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना मेरी भूल थी। उनकी गैर हाजिरी के दूसरे दिन मुझे मेजर द्वारा भेजा गया तार मिला। उसने मुझे फौरन बुलाया था। मेरे पिता पड़ोस के खुले पड़े खड़िया के गड्ढे में गिर गए थे और अचेत थे। उनका सर फट चुका था। मैं वहाँ फौरन पहुँचा, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। ऐसा लगता है जैसे वो गोधूली में फौरे हैम से लौट रहे थे। चूँकि गांव से अनजान थे,
और खड़िया के गड्ढे खुले हुए थे। मारने वाले ने उन्हें इसमें गिराकर दुर्घटना घोषित कर दिया। उनकी मौत से जुड़े प्रत्येक तथ्य को मैंने बारीकी से निरीक्षण किया है, लेकिन ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हत्या घोषित किया जा सके। उनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, कोई लूट मार नहीं की। उस मार्ग पर किसी अजनबी के आने जाने के निशान भी नहीं थे। आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय मेरी क्या हालत होगी। मैं पूरी तरह से निश्चित था क्योंकि चारों तरफ कोई जाल बुना गया है। इस प्रकार मैं उत्तराधिकारी बना। आप जानना चाहेंगे कि मैंने इससे छुटकारा क्यों नहीं पाया? मेरा जवाब यही है कि मुझे अच्छी तरह यकीन था कि हमारे चाचा की कष्ट भरी जिंदगी किसी घटना पर निर्भर थे और खतरा एक घर में उतना ही होगा जितना दूसरे घर में। यह जनवरी 1885 की बात है कि बेचारे मेरे पिता खत्म हो चुके थे और तब से 2 साल 8 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान से खुशी खुशी हाशमी में रह रहा हूँ। अब मैंने उम्मीद करना शुरू कर दिया था कि मेरे परिवार के ऊपर से ये श्राप हट चुका है। मैं सोच रहा था कि पिछली पीढ़ी के साथ ही उसका खात्मा हो चुका होगा, इसलिए मैं सुखपूर्वक दिन गुजार रहा था। लेकिन कल सुबह उसी के मुताबिक उसी प्रकार का धक्का लगा जैसे मेरे पिता के साथ हुआ था और जैसे मेरे चाचा के साथ हुआ था। नौजवान ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला और उसे मेज की तरफ मुड़कर उसमें से संतरे के 5 सूखे हुए बीज निकालकर होम्स को दिखाए। यही लिफाफा है, डाक चिन्ह लंदन का है, पूर्वी प्रभाग। अंदर वही शब्द लिखे हैं जो मेरे पिता के अंतिम संदेश में लिखे थे, के और फिर कागज सूर्य घड़ी के ऊपर रख दो। तुमने क्या किया? होम्स ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं किया। सच बताऊं तो मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को उन खरगोशों की तरह समझ रहा हूँ जिनकी तरह सांप बढ़ रहा होता है। मैं किसी विरोधहीन बला की पकड़ में आ गया हूँ जिसमें कोई पूर्वदर्शिता, कोई सावधानी रक्षा न कर सके। शेरलॉक होम्स चिल्लाया, तुम्हें कुछ करना चाहिए लड़के, नहीं तो तुम गए। ऊर्जा के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह समय निराशा का नहीं है। मैं पुलिस के पास भी गया था मिस्टर होम्स, मगर वहां जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा? वह लोग मेरी कहानी सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर के विचार में सारे खत किसी के द्वारा किया गया मजाक है और मेरे परिवार वालों की मौत दुर्घटनावश थी, जैसा कि निर्णायक मंडल ने कहा था, और चेतावनी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। होम्स ने अपनी मुट्ठी बंधे हाथ हवा में लहराए। अविश्वासी, मूर्खता, वह जोर से चिल्लाया। फिर भी उन्होंने मेरे साथ घर में रुकने के लिए एक पुलिस वाला लगा दिया है। वह आज रात तुम्हारे साथ यहाँ पर आया है? होम्स के चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। नहीं, उसे घर में रुकने के आदेश दिए गए थे, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ, उसने बताया। होम्स ने गौर से हवा में देखा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तुरंत मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे आपके बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच सका। अब किसने बताया? आज ही मैं मेजर पेंडरगास्ट से अपने दुख के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। तुम्हें खत मिले 2 दिन हो चुके हैं। हमने इस पर पहले काम किया होता। मेरे विचार से आगे तुम्हारे पास इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है जो तुमने हमें सुनाया, कोई सहायक ब्यौरा नहीं जिसकी वजह से हमें मदद मिल सके। एक बात है, जॉन ओपेनशॉ बोला। उसने अपनी कोट की जेब से एक नीले रंग का धुंधला सा कागज बाहर खींचा और उसे मेज पर बिछा दिया। मुझे याद है उस दिन जब मेरे चाचा ने कागज जलाए थे, मैंने देखा कि बिना जले छोटे किनारे जो राख में पड़े थे इस रंग के थे। यह एकमात्र कागज मुझे उनके कमरे के फर्श पर मिला था। मैं सोचता हूँ कि यह संभवतः उनमें से एक कागज हो सकता है जो उनमें से उड़ गया होगा और इस तरह नष्ट होने से बच गया। मैं देख रहा हूँ कि बीजों के अलावा और कुछ सहायक नहीं है। मेरे ख्याल से यह किसी निजी डायरी का पृष्ठ है और निसंदेह इस पर मेरे चाचा का लेख है। होम्स ने लैंप सरकाया और हम दोनों कागज पर झुक गए। इसकी उधड़ी किनारी बता रही थी कि इसे किसी किताब से फाड़ा गया है। ऊपर इसके मार्च 1869 लिखा था और नीचे यह उलझनपूर्ण विवरण। 4 को हडसन आया, वही पुराना मंच,
7 को मैकले पैरामोर और सेंट ऑगस्टिन जॉन सेज को बीज भेजे गए हैं। 9 को मैकले हट गया, 10 को जॉन सेज हट गया, 12 को पैरामोर से मिले। सब बढ़िया। कागज को मोड़कर हमारे अतिथि को लौटाते हुए होम्स ने कहा, आप तुम्हें किसी भी वजह से एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। जो कुछ भी अभी तुमने हमें सुनाया, हमारे पास इसके बारे में बात करने का भी वक्त नहीं। तुम फौरन घर पहुंचो और काम करो। मुझे क्या करना होगा? तुम इस कागज को उसी पीतल के बक्से में रख दो जिसके बारे में तुमने हमें बताया। उसमें यह भी लिख कर रखना कि अन्य कागज तुम्हारे चाचा द्वारा जला दिए गए थे। यह अंतिम कागज है। तुम सहमत होगे कि इससे उन्हें यकीन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद फौरन सूर्य घड़ी पर निर्देश के मुताबिक रख देना। समझ गए? जी हाँ, समझ गया। अभी बदला लेने या इस तरह की बातें मत सोचो। मेरे ख्याल से वह हम कानून के द्वारा भी ले सकते हैं, मगर अभी हमें अपना चाल बुनना है, जबकि उनका पहले ही बुना हुआ है। पहला काम तुम्हारे ऊपर से खतरा हटाना है। दूसरा काम है इस राज को सबके सामने प्रकट करना और गुनाहगारों को उनके लिए सजा दिलवाना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस नौजवान ने अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी और उम्मीद दी है। मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। एक पल भी मत गंवाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना पूरी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि इस बात में कोई संदेह है कि तुम एक वास्तविक और तत्काल खतरे में हो। तुम यहाँ से हिफाजत के साथ कैसे घर जाओगे? वाटरलू से ट्रेन के जरिए। अभी 9 नहीं बजे हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ होगी। मैं सोचता हूँ कि तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हो जितना मैं सोच रहा हूँ। मेरे पास हथियार है, उस नौजवान ने कहा। आप मेरी चिंता न कीजिए। अच्छी बात है। अब तुम घर के लिए निकलो। कल मैं तुम्हारे मामले पर ही काम करूँगा। तो फिर कल हाशमी में मुलाकात होगी? नहीं, मैं हाशमी नहीं आऊँगा। तुम्हारा रहस्य लंदन में है, मैं यहीं खोजूंगा। फिर मैं आपको कागज और बक्से के साथ 1-2 दिन में मिल रहा हूँ। मैं हर खास बात में आपकी सलाह लूंगा। उसने कहते हुए हाथ मिलाया और विदा हो गया। बाहर हवा अभी भी तेजी के साथ चल रही थी। बारिश की आवाज खिड़कियों पर पड़ रही थी। अपना सर झुकाए शेरलॉक होम्स कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें आग की चमक पर झुकी थी। फिर उसने अपना पाइप सुलगाया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वह नीले धुएं की छत तक उड़ते हुए छल्लों को घूर रहा था। वॉटसन, मैं सोच रहा हूँ हमारे अब तक के मामलों में यह ज्यादा कल्पनाशील है। संभवतः 4 के छिन को छोड़ दे तो अच्छा। हाँ, संभवतः उसे छोड़कर और मुझे या जॉन ओपेनशॉ शुल्टो से भी ज्यादा बड़े खतरे में घिरा प्रतीत होता है। मैंने पूछा, कोई धारणा बनाई है कि यह किस प्रकार का खतरा है? उनके व्यवहार या स्वभाव के बारे में तो कोई सवाल नहीं है। तब वह क्या है? या के कौन है और वह क्यों इस दुखी परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? शेरलॉक होम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कुर्सी के हाथों पर अपनी कोहनियां टिका ली। उसकी उंगलियों के पोर एक दूसरे से स्पर्श कर रहे थे। शेरलॉक होम्स कुछ सोचते हुए बोला, अब हमें हालातों पे अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि ओपेनशॉ के अमेरिका छोड़ने के पीछे क्या कारण था। कोई भी इंसान युवावस्था के बाद अपनी आदतों को जल्दी नहीं छोड़ सकता। इंग्लैंड में उसके अकेलेपन की चाहत बताती है कि उसे किसी वस्तु अथवा आदमी से डर था। ऐसी कौन सी चीज थी जिसका उसे डर था, जो खुद ओपेनशॉ को और उसके चाचा और पापा को इतना ज्यादा भयभीत कर दिया? मुझे लगता है हो ना हो इस पत्रों में ही कुछ रहस्य छुपा होगा। क्या तुम इन खतों के पीछे पक्षी के बारे में बताओगे? मैंने खत को ध्यान से देखा और बोला, पहला पांडिचेरी से था जो उसके चाचा के पास आया था, दूसरा डोंडी से और तीसरा लंदन से। पूर्वी लंदन से? इससे तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो? मैंने विस्मयपूर्वक होम्स से पूछा। होम्स अधीरता से जवाब दिया, यह सभी बंदरगाह है
इससे यह पता चलता है कि लेखक यानी पत्र को भेजने वाला एक जहाज पे सवार था। बहुत अच्छा, अब हमें एक हल मिल गया। मतलब कि लेखक जहाज पे सवार था। अब दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं। पांडिचेरी के केस में धमकी मिलने और उसके पूरा होने में 7 सप्ताह का फर्क है। डोंडी के मामले में यह मात्र 3 या 4 दिन था। जैसे कुछ पता लगता है एक लंबा सफर करना था, लेकिन इस खत को भी लंबा सफर तय करना था। उस वक्त मैं बिंदु पकड़ नहीं पा रहा था। कम से कम यह है कि उस जहाज में एक या ज्यादा आदमी थे। एक सफर पर निकला जहाज था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा चेतावनी देते हैं। तुमने देखा डोंडी से पत्र आते ही कितना जल्दी काम हुआ। अगर वे स्टीमर में पांडिचेरी से आए होते और तभी पहुंचते जब उनका खत पहुंचा था, लेकिन जैसा तथ्य है कि 7 सप्ताह का अंतर था। मैं सोचता हूं कि यह 7 सप्ताह का अंतर डाक लेने वाली नाव और इस यान के बीच था जिस यान में सवार होकर लेखक आया था। यह नामुमकिन है। अब तुम इस केस में घातक शीघ्रता देख रहे हो। तभी मैंने युवा ओपन शो से सावधान रहने का आग्रह किया था, पर हार हमेशा उस अंत समय में हुआ है जितना प्रेषक की दूरी तय करने में लगता है। लेकिन यह लिफाफा लंदन से आया है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो लोग एक से ज्यादा होने चाहिए। एक अकेला आदमी निर्णायक मंडल को धोखा देने वाले ढंग से 2 मौत नहीं ला सकता था। इसमें कई आदमी रहे होंगे। उनके कागज जिस किसी के भी पास है वे उसे पकड़ेंगे। इस ढंग से तुम उसे देखो कि के किसी आदमी के नाम के पहले अक्षर नहीं, बल्कि एक समिति का बिल्ला है। लेकिन कौन सी समिति का? क्या तुमने कभी कू क्लक्स क्लैन के बारे में नहीं सुना? होम्स ने धीमे स्वर में पूछा। होम्स ने अपनी घुटनों पर रखी किताब के पन्ने उल्टे। यहाँ है कू क्लक्स क्लैन। यह खतरनाक समिति युद्ध के बाद दक्षिण राज्य के पूर्व योद्धाओं द्वारा बनाई गई थी और देश के विभिन्न भागों में शीघ्र ही इसकी स्थानीय शाखाएं बन गई, खासकर टेनेसी, लुइसियाना, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में। इसकी ताकत राजनीतिक उद्देश्यों, खासकर काले मतदाताओं को भय करने और इसके विरोधी विचार वालों की हत्या करने अथवा उन्हें देश से बाहर निकालने में प्रयोग की जाती थी। हिंसा से पहले चिन्हित व्यक्ति को एक कल्पनाशील लेकिन जानी पहचानी आकृति द्वारा चेतावनी दी जाती थी। कुछ हिस्सों में ओक के पत्तियों की टहनी तो अन्य में खरबूजे या संतरे के बीज। यह मिलने पर शिकार पहले खुद ही डर जाता था या देश छोड़कर भाग जाता था। अगर उसने वीरता दिखाई तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, और वह भी आमतौर पर साधारण ढंग से। समिति का संगठन इतना संपूर्ण था और तरीके इतने व्यवस्थित थे कि शायद ही ऐसा कोई मामला दर्ज हो जिसमें किसी आदमी ने वीरता दिखाई हो और दंड से बच गया हो, या उसके हिंसा का ताल्लुक उनसे जोड़ा जा सके। अमेरिकी सरकार व दक्षिणी समाज के उच्च वर्ग के प्रयासों के बाद भी कुछ सालों तक संगठन फलता फूलता रहा। सन 1869 में यह आंदोलन अचानक खत्म हो गया। तभी से ही इस तरह के कार्य यत्र तत्र ही होते रहते हैं। फिर जो हमने पत्रों को देखा वो वही है। हाँ, वो वही है जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो इसमें लिखा था अबसा को बीज भेजे। इसका मतलब उन्हें समिति की चेतावनी दी गई थी। फिर लिखा है कि आ और बा हट गए या देश छोड़ दिया और किसी से मिलने चले गए। मुझे डर है कि साथ ही साथ परिणाम बुरा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर, हम इस अंधेरे स्थान पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा यकीन है कि युवा ओपन शो के पास इस दौरान उतना ही अवसर है कि वह वैसा ही करे जैसा मैंने बताया है। आज रात इससे ज्यादा कुछ और कहा या करा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे मेरी वायलिन पकड़ाओ और आधे घंटे के लिए हमें खराब मौसम और हमारे आदमियों के खराब तरीकों के बारे में भूल जाना चाहिए। यही बेहतर होगा। सुबह सवेरे का मौसम साफ हो चुका था।
सूरज एक हल्की सी आभा लिए बड़े शहरों पर टंगे धुंधले पर्दे के बीच चमक रहा था। जिस वक्त मैं नीचे आया, शेरलॉक होम्स पहले ही नाश्ता कर रहा था। तुम मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की। मैं देखता हूं कि आज मेरे सामने अधिक व्यस्त दिन है और मुझे युवा ओपन शो का केस देखना है। तुम क्या कदम उठाओगे? मैंने पूछा। यह बात ज्यादातर मेरी पहली पूछताछ पर निर्भर करेगी। मुझे आखिरकार हाशमी जाना पड़ सकता है। तुम पहले वहां नहीं जाओगे? नहीं, मैं शहर से शुरुआत करूंगा। घंटी बजाओ और सेविका तुम्हारे लिए कॉफी ला देगी। इंतजार करते हुए मैंने मेज पर से अनखुला अखबार उठाया और इस पर अपनी दृष्टि डाली। यह एक शीर्षक पर ठहर गई जिसने मेरे दिल को एक ही जगह जमा दिया। होम्स! मैं चिल्लाया। तुम्हें बहुत देर हो गई। अपना कप रखते हुए होम्स मुझसे बोला। मुझे इसी बात का डर था। यह सब कैसे हुआ? वह शांतिपूर्वक पूछ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वह गहन रूप से उस अखबार की तरफ देख रहा था। मैं अखबार को पढ़ते हुए होम्स को सुनाने लगा। गत रात्रि 9 और 10 के बीच एच प्रभाग का पुलिस सिपाही कुक, जो वाटरलू पुल के समीप गश्त पर था, उसने सहायता के लिए चीख और पानी में छपाका सुना। रात का अंधकार बढ़ता ही जा रहा था और तूफान भी तेज था, इसलिए बहुत से राहगीरों की सहायता के बावजूद बचाव का प्रयास नामुमकिन था। फिर भी चेतावनी दे दी गई थी और जलीय पुलिस की सहायता से आखिरकार शव मिल गया था। यह एक जवान व्यक्ति का शव था जिसका नाम उसके जेब से मिले लिफाफे के मुताबिक जॉन ओपन शॉ था तथा उसका निवास हाशमी के समीप है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह वाटरलू स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था और वह अपनी नाव रुकने के छोटे से किनारे पर जा पहुंचा। शव पर कोई मारपीट के जख्म नहीं है और कोई शक नहीं कि मृतक एक दुर्घटना का शिकार हुआ है। कुछ पलों तक हम लोग खामोश बैठे रहे। होम्स बहुत अवसादग्रस्त और हिला हुआ था। मैंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। इससे तो मेरा अभिमान आहत हुआ है वाटसन। उसने खामोशी को तोड़ा। यह निसंदेह बुरी बात है, मगर इससे मेरी खुददारी को ठेस पहुंची है। अब यह मेरा व्यक्तिगत मामला बन गया है और अगर भगवान मुझे ताकत दे, मैं इस गिरोह पर हाथ डालूंगा और सबको कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाऊंगा। वह मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने उसे मृत्यु की तरफ भेज दिया। वह अपनी कुर्सी से उछला और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसके गालों पर लालिमा थी और वह घबराहट में अपने लंबे पतले हाथों को कभी एक दूसरे से पकड़ता तो कभी छोड़ता। वह चालाक शैतान है। आखिरकार वह चिल्लाया। उन्होंने वहां उसे कैसे फांस लिया? किनारा स्टेशन के सीधे रास्ते में नहीं है। पुल पर भी निसंदेह ऐसी रात में भी भीड़ होगी जो उनके उद्देश्य में बाधा थी। अच्छा वाटसन, देखते हैं अंत में कौन जीतता है। अब जरा मैं बाहर जा रहा हूँ। पुलिस के पास? नहीं, मैं खुद अपनी पुलिस बन जाता हूँ। जब मैं जाल बुन चुकूंगा वह मक्खियां पकड़ सकते हैं, पर पहले मुझसे नहीं। सारा दिन मैं कारोबारी काम में लगा रहा और देर शाम मैं बेकर स्ट्रीट लौटा। शेरलॉक होम्स अभी वापस नहीं आया था। लगभग 10 बजने को थे जब उसने प्रवेश किया। उसका चेहरा जर्द और शरीर थका हुआ था। वह मेज तक पहुंचा और ब्रेड का टुकड़ा तोड़कर जल्दी जल्दी खा गया और ढेर सारा पानी पी गया। तुम भूखे हो? मैंने उससे पूछा। मरा जा रहा हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं? एक टुकड़ा भी नहीं। मेरे पास इसके बारे में सोचने का भी वक्त नहीं था। तुम सुनाओ, तुम्हारी सफलता कैसी रही? मेरा मतलब, तुम अपने काम में कामयाब हुए? तुम्हारे हाथ कोई सबूत मिला जो इस केस को अच्छी प्रकार समझने में मदद करे? वह मेरे हाथ में है। नौजवान ओपन शॉ बिना बदले के लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्यों वाटसन? हमें उनका शैतानी निशाना उन्हीं पर लगा देना चाहिए ना? या अच्छी तरह सोच लिया गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अलमारी से एक संतरा निकाला और उसके फांक करे। फिर उन्हें निचोड़कर मेज पर उसके बीज निकाल लिए। उनमें से उसने 5 बीज उठाए और उन्हें एक लिफाफे में डाला। इसके अंदर के हिस्से पर उसने लिखा JK के लिए SH। फिर उसने उसे बंद किया
और उस पर पता लिखा कप्तान जेम्स कैलहोन, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया। जिस वक्त वह बंदरगाह पर प्रवेश करेगा यह पत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसने हंसकर कहा। यह उसकी नींद हराम कर देगा। यह उसे अपनी आगामी दुर्भाग्य के विषय में बताएगा जिस तरह उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कप्तान कैलहोन के विषय में क्या जानते हो? आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? गिरोह का सरगना यही है। मैं बाकी लोगों को भी पकड़ूंगा मगर सबसे पहले उसे। तुम्हें इसका पता कैसे चला? उसने अपनी जेब से एक लंबा कागज निकाला। यह नाम और तारीखों से पूरा भरा हुआ था। मैंने पूरा दिन लॉर्ड के रजिस्टर और पुरानी फाइलें देखने में खर्च किया है और साथ भी यह भी कि 83 में कौन सा जहाज जनवरी और फरवरी में पांडिचेरी से गुजरा था। उन महीनों में 36 जहाज निकले थे। इनमें से एक लोन स्टार ने मेरा ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि यह लंदन से खुलने वाला था, लेकिन इनके नाम में संघीय प्रांतों में से एक प्रांत का नाम था, शायद टेक्सास। मैं निश्चित नहीं था और ना ही हूं कि कौन सा, किंतु मैं जानता हूं कि जहाज अमेरिका से चला होगा। मैंने ढूंढी अभिलेख खोजे और जब पाया कि जनवरी सन 1885 में लोन स्टार वहां था, मेरा शक निश्चित हो गया। उसके बाद मैंने लंदन बंदरगाह में इस समय उपस्थित जहाज के बारे में पूछा। लोन स्टार यहाँ पिछले सप्ताह पहुंचा था। मैं अल्बर्ट बंदरगाह पहुंचा और पाया कि आज वह जहाज सुबह छूट चुका था। वह सवाना जा रहा था। मैंने गेवसैंड को तार भेजकर पता किया। थोड़ा समय पहले ही गुजरा था और हवा चूंकि पूर्वी है इसलिए निसंदेह यह गुडविंस पार गया होगा और वेट द्वीप से ज्यादा दूर नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगे? वह मेरे हाथों में है। जैसा मुझे पता चला है कि वह और उसके 2 साथी जहाज पर ऐसे हैं जो अमेरिकी मूल के हैं। दूसरे व्यक्ति जर्मनी और फिनलैंड के हैं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि पिछली रात वह तीनों जहाज से बाहर थे। यह बात मुझे जहाज पर माल लादने वालों से पता चली। जब तक उनका जहाज सवाना पहुंचेगा, डाक वाली नाव या पत्र पहुंच चुकी होगी और तार ने सवाना पुलिस को सूचित कर दिया होगा कि यह आदमी हत्या के मामले में बुरी तरह दोषी है। इंसानों द्वारा बनाई गई योजना में हमेशा कोई ना कोई दोष निकल आता है। उस साल हवा बहुत तूफानी थी। हमने लंबे समय तक सवाना के लोन स्टार के समाचार की प्रतीक्षा की, लेकिन यह हम तक कभी नहीं पहुंचा। अंत में हमने सुना कि अंटार्कटिक में दूर कहीं एक टूटी हुई नाव लहरों के बीच डूबती उतरती देखी गई, जिस पर LS अक्षर अंकित हुए थे और यही कुछ लोन स्टार की नियति थी जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे।